Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss surface and interfacial tension part 8. So let's start. तो स्टूडेंट सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन जो यूनिट है उसके अंदर अपन काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो कि कवर कर लिए हैं, जैसे कि इंटरफेस क्या होती है, कौन कौन सरफेस टेंशन क्या होती है, कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं सरफेस टेंशन को, सरफेस फ्री एनर्जी क्या है, मेथड कौन कौन से हैं सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन को मेजर करने के लिए, स्प्रेडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, एड्सॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस यानी कि जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो आज अपन जो पढ़ेंगे वो आज अपन पढ़ रहे हैं HLB स्केल, यानी कि यहाँ तक अपन ने कवर कर लिया है और ऑब्वियसली आपकी ये जो यूनिट है वो भी अब कंप्लीट सी होने वाली है। आज अपन जो बात करने जा रहे हैं वो अपन बात करेंगे अबाउट HLB स्केल, ये होता कैसे है, किस तरीके से इससे है जो कि किसी भी चीज की लिपोफिलिसिटी या हाइड्रोफिलिसिटी है जो कि मापी जाती है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं HLB स्केल की, तो HLB की फुल फॉर्म क्या होती है, HLB यानी कि हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। ये होता क्या है, तो अगर मैं बात करूं तो एक साइंटिस्ट थे विच इज ग्रिफिन, जिन्होंने 1954 में एक स्केल डेवलप किया था जो कि ये बता रहा था कि कोई भी सर्फेक्टेंट है वो हाइड्रोफिलिक है या लिपोफिलिक है। जैसे कि ग्रिफिन डेवलप्ड अ स्केल इन विच एक्सप्लेन O by W type of emulsion favored by hydrophilic surfactant and W by O type of emulsion are favored by more lipophilic emulsifiers। यानी कि जो ग्रिफिन है उन्होंने ये चीज पता लगाई कि जैसे ही आपको इमल्शन बना रहे हो, ठीक है, अब इमल्शन के अंदर भी अपने को पता है कि दो तरीके के इमल्शन होते हैं, कौन से, एक होता है ऑयल इन वाटर और दूसरा होता है वाटर इन ऑयल। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका तो मतलब ये हुआ कि जो वाटर है वो कंटिन्यूस फेज में, यानी कि वाटर है जो कि लार्जर अमाउंट में है, वाइल वाटर इन ऑयल की बात करें तो वाटर इन ऑयल में ऑयल है जो कि लार्जर अमाउंट में है जो कि अवेलेबल है। अब अपने को बनाना क्या है, एक इमल्शन। इमल्शन बनाने के लिए मुझे पता है कि मुझे रिक्वायरमेंट है सरफेस एक्टिव एजेंट्स की, या फिर दूसरा नाम कह दो इमल्सिफाइंग एजेंट्स की। क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो इनकी सतह पे एब्जॉर्ब होके सरफेस टेंशन को कम करते हैं। बट जैसे कि आपको सरफेस एक्टिव एजेंट्स में बताया गया है कि सरफेस एक्टिव भी दो तरीके के होते हैं या तीन तरीके के होते हैं, क्या, अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। एक तो होता है प्रीडोमिनेंट लिपोफिलिक, एक होता है प्रीडोमिनेंट हाइड्रोफिलिक और एक होता है बैलेंस्ड, राइट। यानी कि एक के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें लिपोफिलिक गुण ज्यादा होते हैं, एक में हाइड्रोफिलिक गुण ज्यादा होते हैं और एक में लिपिड एंड हाइड्रोफिलिक जो पोलर एंड नॉन पोलर ग्रुप्स हैं वो इक्वल होते हैं। अब आपको बनाना क्या है उसके आधार पर डिपेंड करता है कि आप लेंगे क्या। तो ग्रिफिन ने यही चीज को एक्सप्लेन किया कि अगर आप इस तरीके का कोई इमल्शन बना रहे हो जिसमें वाटर फेवरिंग प्रॉपर्टीज हैं, वाटर कंटिन्यूस फेज में है, तो आपको जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं वो भी प्रीडोमिनेंट हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर्स के लेने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा से ज्यादा किस सतह पे होगा, वाटर की सतह पे होगा, वाटर के सपोर्ट में है जो कि सिस्टम सरफेस टेंशन को कम करेगा। तो अगेन आपका जो सरफेस एक्टिव एजेंट है वो हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी का थोड़ा ज्यादा होना चाहिए या फिर कह दो प्रीडोमिनेंट हाइड्रोफिलिक होना चाहिए। वाइल अगर वाटर एंड ऑयल की मैं बात करूं तो ऑयल इज इन कंटिन्यूस फेज। तो इस तरीके के जब आप कोई इमल्शंस बना रहे हो, कोई फॉर्मुलेशन बना रहे हो, तो वहां पे जब आप सरफेस एक्टिव एजेंट्स यूज कर रहे हैं तब आप वहां पे लिपोफिलिक प्रॉपर्टी के सरफेस एक्टिव एजेंट्स यूज करेंगे। ये चीज तो ग्रिफिन ने समझा दी। फिर लोगों ने पूछा कि भाई आप ये तो बताइए कि कौन सा सरफेस एक्टिव एजेंट है जो हाइड्रोफिलिक नेचर का है, लिपोफिलिक नेचर का है, प्लस हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन बनानी पड़ती है जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट रेशोज लेते हैं ऑयल एंड वाटर फेज का या दो इमिसिबल फेज का। तो वहां पे अपन है जो कि कितना कंटेंट है जो यूज करें। तब ग्रिफिन ने एक स्केल का निर्माण किया और उस स्केल के अंदर उन्होंने ये बताया कि इस तरीके से स्केल के अंदर है जो कि मैंने काफी सारे एग्जांपल्स को बता दिए हैं और ये एग्जांपल्स उनकी लिपोफिलिसिटी एंड हाइड्रोफिलिसिटी के आधार पे है जो कि डिवाइडेड है। अब आपको कौन सी फॉर्मुलेशन बनानी है उसके आधार पे आप इस तरीके के सरफेस एक्टिव एजेंट्स को ले सकते हैं। For a molecule, ion, colloidal or particle to be active as an emulsifying agent or suspending agent or surface active agent, it must have some affinity for the interface between the dispersed phase and dispersion medium। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी सरफेस एक्टिव एजेंट ले रहे हो या कोई भी ऐसा एक एजेंट ले रहे हो जो कि इंटरफेस में जाके सरफेस टेंशन को कम करने की कोशिश करता है, तो वो तब कम कभी कर पाएगा जब उसकी इंटरफेस पे कोई ना कोई एफिनिटी है। एफिनिटी यानी कि अट्रैक्शन करने की क्षमता है। The great majority of the work on the relation between emulsifier and emulsion type has been concerned with the surface active agents that form interfacial monolayers।
यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आप इमल्शन बना रहे हो तब आप किस तरीके का इमल्सिफायर एजेंट ले रहे हो, ये इस पर बहुत डिपेंड करता है। साथ ही साथ अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स है वो मोनोलेयर मैकेनिज्म पे काम करते हैं। मोनोलेयर कैसे, यानी कि एक तो इसका पोलर पार्ट होगा, एक नॉन पोलर, एक पोलर एक नॉन पोलर, इस तरीके से है जो कि ये किसी भी सिस्टम की सतह पे एब्जॉर्ब होते हुए सिस्टम की सरफेस टेंशन को कम करेंगे या फिर अच्छी एफिनिटी दिखाते हुए सिस्टम को अच्छे से डिस्पर्स करने की क्षमता रखते हैं। फिर ग्रिफिन ने एक स्केल का निर्माण किया जिसे उन्होंने कह दिया HLB स्केल। HLB स्केल को उन्होंने कहा कि भाई ये 0 से लेकर 20 तक की रेंज में है, और उसके आधार पे मैंने जो कंटेंट हैं या जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि सरफेस एक्टिव एजेंट्स के रूप में यूज आने वाले हैं उनको उनकी हाइड्रोफिलिसिटी और लिपोफिलिसिटी के आधार पर डिवाइड कर दिया है। उसके आधार पर आपको जो भी फॉर्मुलेशन बनानी है, जहाँ पे आपको जो भी प्रीडोमिनेंट कैरेक्टर का सिस्टम लेना है आप यहाँ से ले सकते हो। डिफरेंट बुक्स के अंदर आपको डिफरेंट तरीके से मिलेंगे, बट जो मेरे हिसाब से जो मुझे एक्यूरेट लगा वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अगर आप रिलेशनशिप देखें बिटवीन द HLB रेंजेस एंड द सरफेस सर्फेक्टेंट एप्लीकेशंस की, यानी कि इस रेंज में आपको किस तरीके का सर्फेक्टेंट मिल जाएगा, तो उन्होंने कहा कि इस तरीके का मैंने स्केल बनाया है जो है 0 से लेके 20 तक का। अगर आप नीचे की तरफ जाओगे तब आपको उस तरीके के सर्फेक्टेंट मिलेंगे जो कि प्रीडोमिनेंट लिपोफिलिक प्रॉपर्टी के हैं, यानी कि अगर आपको लिपिड फेवरेबल फॉर्मुलेशन बना रहे हो जिसमें लिपिड कंटिन्यूस फेज में है तो आप लोअर साइड के सरफेस एक्टिव एजेंट चूज कर सकते हैं। वाइल अगर आप हाइड्रोफिलिक टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन बना रहे हो, जैसे कि आप वाटर कंटिन्यूस फेज वाले इमल्शन बना रहे हो, तब आप ऊपर वाले जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स के एग्जांपल्स हैं वो ले सकते हैं। तब उन्होंने बताया कि मैंने इस तरीके से स्केल को डिवाइड किया है जिसके अंदर 0 से 3 के अंदर एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स आते हैं। ऑब्वियस एंटी फॉर्मिंग का नाम ही है जिसमें फॉर्म नहीं क्रिएट हो रहा, तो ये लिपिड प्रीडोमिनेंट कैरेक्टर के हुए। देन 4 से 6 के अंदर आता है वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्सिफायर, यानी कि अगर आप गौर देखें यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ होगा वाटर इन ऑयल, राइट। अगर इस तरीके का अगर आप इमल्सिफायर देखें तो क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे ऑयल इन कंटिन्यूस फेज है, तो ऑयल कंटिन्यूस फेज है यानी कि अगेन ये लिपोफिलिक प्रॉपर्टी के इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं। देन 7 से 9 बहुत बार जीपेट के अंदर भी ये चीज पूछी जाती है कि वेटिंग एजेंट्स का HLB वैल्यू क्या होता है। तो वेटिंग एजेंट्स का यानी कि जो सिस्टम को वेट करने की कैपेसिटी रखते हैं उनका सरफेस एक्टिव एजेंट्स का जो HLB रेंज है वो होता है 7 to 9। देन 8 to 18 होता है O/W टाइप ऑफ इमल्सिफायर, यानी कि इस तरीके के जो वाटर कंटिन्यूस फेज के हैं, यानी कि अगेन हाइड्रोफिलिक प्रीडोमिनेंट कैरेक्टर उनके अंदर प्रेजेंट है। फिर आता है डिटर्जेंट होते हैं 13 से 15 एंड सॉल्युबलाइजिंग एजेंट कहीं पे आपको 10 से 18 मिलेगा या कहीं आपको मिलेगा 16 से 18, यानी कि अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियस है जो नीचे की तरफ थे वो ज्यादा से ज्यादा लिपोफिलिक टाइप ऑफ सिस्टम से, और ऊपर की जो तरफ हैं वो हैं हाइड्रोफिलिक टाइप ऑफ सिस्टम्स। फिर अब मैं कोई भी आपको एजेंट दे दूं या अपन डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मुलेशंस के अंदर एजेंट डालते हैं, तो अगर अपने को ये मान लिया कि इस तरीके की कोई फॉर्मुलेशन बनानी है तो उसमें डाले गए एजेंट्स के अंदर भी कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी तो होगी जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स की प्रॉपर्टी उसको देता है, प्लस उसकी रेंज क्या है उसके आधार पे अगर अपने को पता हो तो अपनी फॉर्मुलेशन को अपन और भी स्टेबल बना सकते हैं। जैसे कि मार्केट में बहुत टाइम पे सिंथेटिक जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स है वो बनते रहते हैं। मैंने भी आपको बताया कि सरफेस एक्टिव एजेंट्स है जो कि 3 तरीके के होते हैं, एनायनिक, कैटायनिक एंड नॉन आयनिक। उसमें भी डिफरेंट जो लोग सिंथेसाइज कर रहे हैं तो उसकी जो HLB वैल्यूज होंगी वो डिफरेंट होती हैं। तो जब भी आप यूज कर रहे हैं तो उससे पहले चेक करना जरूरी है कि इसकी HLB वैल्यू क्या है, क्योंकि आप फॉर्मुलेशन कौन से बना रहे हैं उसके अंदर अगर आपने एजेंट को दूसरा डाल दिया तो आपकी फॉर्मुलेशन है जो गड़बड़ बनेगी, स्टेबल नहीं बन पाएगी। तो किस तरीके से अपन एस्टिमेट करते हैं कि किसी भी फॉर्मुलेशन की या किसी भी एजेंट की HLB वैल्यू क्या है, तो चलिए देखते हैं। बेसिकली 3 मेथड्स हैं एस्टिमेट करने का किसी भी चीज की HLB वैल्यू। पहला है फॉर्मूला समेशन हाइड्रोफिलिक ग्रुप माइनस समेशन लिपोफिलिक ग्रुप प्लस 7। अब एग्जाम्पल के ग्रुप में अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल मैंने दिया है सोडियम लोराइड सल्फेट का, SLS का। अब SLS की HLB वैल्यू कितनी है वो कैसे पता लगेगी, एग्जाम्पल के रूप में अगर देखते हैं तो पहले HLB का फॉर्मूला क्या होता है, SLS का फॉर्मूला क्या होता है। SLS के फॉर्मूले की मैं बात करूं तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है CH3 का होल प्राइस 13 CO4 Na+। अब इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है वो निकाल लो। मॉलिक्यूलर वेट जब आप निकालेंगे तब आपके पास कुछ इस तरीके से वैल्यूज आएंगी 38.7, ये वैल्यूज आपको दी हुई होंगी, ठीक है।
देन समेशन लिपोफिलिक ग्रुप SO4 के लिए एक फिक्स यूनिट होती है विच इज 0.475 इंटू 12। ये तो इसका हो गया, ये हो गया इसका, प्लस क्या डालना है 7, राइट। जैसे ही आप काउंट करोगे 33 प्लस 7 तो कितना आया आपके पास 40, यानी कि जो SLS है यानी कि सोडियम लोराइड सल्फेट है उसकी HLB वैल्यू कितनी हुई 40 का मतलब क्या हुआ कि ये हायर साइड पे है स्केल के, तो ये ऑब्वियस किस प्रॉपर्टी का हुआ, ये हुआ हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी का। और जो आप घरों में सर्फ यूज करते हैं, जो शैम्पूज के अंदर यूज करते हैं, वो सोडियम लोराइड सल्फेट ही होता है, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी का सरफेस एक्टिव एजेंट है। दूसरा बात करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट मेथड। मॉलिक्यूलर वेट मेथड के अंदर फॉर्मूले की बात करें तो एग्जांपल अपन ले रहे हैं ओलेट 20 यानी कि इसके अंदर जो श्रृंखला है वो 20 चेन की है, ठीक है। फॉर्मूला है E + P/5। E है परसेंट वेट ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड एंड P है परसेंट वेट ऑफ ग्लिसरॉल। इस स्ट्रक्चर के अंदर वो चीज अवेलेबल है जब आप ओलेट 20 की स्ट्रक्चर देखेंगे। तो E में इथाइलिन ऑक्साइड की स्ट्रक्चर कितनी है 20, मॉलिक्यूलर वेट 44 इक्वल्स टू 880 एंड P की बात करूं तो वेट ऑफ ग्लिसरॉल वो है इसके अंदर 270। ये फिक्स मान है जो आपको दिए जाएंगे। फॉर्मूले में जब आप पुट करेंगे तो क्या होगा E + P/5, बट क्या दे रखा है परसेंटेज वेट ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड एंड परसेंटेज वेट ऑफ ग्लिसरॉल। तो परसेंटेज वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइसोड क्या होगा, अगर आप गौर से देखें तो वो होगा 880 अपॉन क्या है ये, अपॉन है दोनों का टोटल 880 + 270 यानी कि 1150 इंटू 100, यानी कि ओलेट 20 का जो HLB स्केल है या HLB वैल्यू है वो कितनी हुई 15.30, यानी कि अगेन दिस इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। डिफरेंट पैटर्न होता है इसका निकालने का, कोई E + P करता है /5 करता है, कोई इस तरीके से है जो इसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। डिफरेंट तरीका है, आप डिफरेंट तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देन इफ एस्टर ग्रुप प्रेजेंट्स, एस्टर ग्रुप अगर किसी में प्रेजेंट है तो आप किस तरीके से उसकी HLB वैल्यू निकालोगे, तो वो निकलती है यूजिंग सैपोनिफिकेशन वैल्यू। अब सैपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होती है अगर आपको पता है, एसिड वैल्यू क्या होती है, तो अगर आपने पढ़ रखा है तो सैपोनिफिकेशन वैल्यू तो बेसिकली द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू स्पोनिफाई 1 ग्राम ऑफ F अंडर पर्टिकुलर कंडीशंस, यानी कि वो सैपोनिफिकेशन वैल्यू हो गई, ये आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। और एसिड वैल्यू की मैं बात करूं तो एसिड वैल्यू इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ फैट। ये वैल्यूज अगर आपको पता है जो कि टाइट्रेशन के थ्रू आती हैं, वो अगर आप फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आपको एस्टर ग्रुप की HLB वैल्यू पता चल जाएगी। किसकी निकालनी है, पॉलीऑक्सीइथाइलिन सॉर्बिटेन मोनोस्टीरेट की है जो कि HLB वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला आपके पास था, देखा आपने वैल्यूज ये आई 21 - 47.5 अपॉन 190, तो इसके जो कैलकुलेट करने पे आपके पास HLB स्केल पे वैल्यू आई वो आई 15, यानी कि इस पर्टिकुलर सिस्टम की जो वैल्यू है वो है 15। देन लास्ट मेथड इज ग्रिफिन मैथमेटिकल मेथड। ग्रिफिन मैथमेटिकल मेथड क्या है, सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज डालनी है और आपके HLB स्केल आपके सामने है। फॉर्मूला इसका रहता है 20 Mn/m। Mn क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोफिलिक सिस्टम, mm है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ होल नंबर। अब फॉर्मूला क्या है, मोनोऑलिक एसिड एस्टर का अपने को HLB वैल्यू निकालना है। तो मोनोऑलिक एसिड एस्टर के अंदर जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है उसका मॉलिक्यूलर वेट है 396, और टोटल की मैं बात करूं तो टोटल का मॉलिक्यूलर वेट है 671। तो जब आप फॉर्मूले में पुट करोगे और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 11.1, यानी कि इस पर्टिकुलर मोनोऑलिक एसिड एस्टर का HLB वैल्यू है 11.8। अब ऑब्वियस है जब भी आपको कोई कंपटीशन एग्जाम में किसी की HLB वैल्यू पूछेंगे तब आप वहाँ कैलकुलेट तो कर नहीं पाओगे क्योंकि इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूलर वेट्स आपको याद नहीं रहेंगे। तो कुछ फिक्स एग्जाम्पल्स हैं जिनके आपको याद ही करने पड़ते हैं क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स में भी फिक्स हैं जो कि HLB स्किल्स के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जैसे कि सरफेस एक्टिविटीज का पूछ लिया, SLS का पूछ लिया, ट्विन का पूछ लिया, स्पान का पूछ लिया, दे आर फिक्स्ड। अब बात करते हैं रिक्वायर्ड HLB। अब ये क्या होती है, it is hydrophilic and lipophilic value that desired in to prepare a stable emulsion
ऑफ O/W और W/O, यानी कि बेसिकली जो रिक्वायर्ड HLB है मतलब ये है कि आप कौन सी फॉर्मुलेशन बना रहे हो, उस फॉर्मुलेशन के आधार पे अब दोनों ही सरफेस एक्टिव एजेंट्स आपको डालने पड़ेंगे, क्योंकि फॉर्मुलेशन के अंदर एजेंट्स तो दोनों ही हैं, ऑयल भी है और वाटर भी है, बट प्रीडोमिनेंट कौन सा है उसके हिसाब से आप कितनी कंसंट्रेशन किसकी डालोगे, कौन सा ऐड करोगे, ये ऑल्सो डिपेंड करता है, राइट। जैसे आपको O/W फॉर्मुलेशन बनानी है, ठीक है, अब ये तो पता चल गया अभी वाटर कंटिन्यूस फेज में है तो हाइड्रोफिलिक प्रीडोमिनेंट कैरेक्टर के अपने को सरफेस एक्टिव एजेंट्स ऐड करने हैं, बट भाई इसके अंदर ऑयल भी तो है, तो ऑयल को स्टेबलाइज करने के लिए भी इस प्रॉपर्टी के कुछ तो एजेंट डालने पड़ेंगे। अब कितनी HLB वैल्यू के डालने हैं, कितने कितने रेशियो में डालने हैं, ये सारी चीजें अपने को पता चलती है रिक्वायर्ड HLB से। जैसे एग्जांपल की बात करूं, जैसे कि कॉटन सीड ऑयल अगर आप ऑयल के रूप में यूज कर रहे हैं, तो जब आप इसकी O/W टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन बना रहे हैं तब आप HLB स्केल के अंदर 6 to 7 HLB स्केल रेंज के एजेंट्स ले सकते हैं, while W/O टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन इसकी पॉसिबल नहीं। मिनरल ऑयल की बात करें, O/W टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन बनानी है 12 to 10 HLB स्केल के एजेंट्स लें, और वाटर इन ऑयल टाइप बनानी है तो 5 to 6 लें। वैसे बीज वैक्स के लिए 9 to 11 फॉर O/W एंड 5 फॉर W/O, एंड पैराफिन वैक्स के लिए 10 फॉर O/W एंड 4 फॉर वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन। यानी कि इस तरीके से अपन कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं तो अपने को किस तरीके की फॉर्मुलेशन बनानी है उसके आधार पे अपने को HLB एजेंट्स चूज करने पड़ते हैं। दिस इज नोन एज रिक्वायर्ड HLB, यानी कि कितना रिक्वायर्ड HLB आपको लेना पड़ेगा उस तरीके की फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए। कुछ एग्जाम्पल की अगर अपन बात करेंगे, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं इंपॉर्टेंट जो कि कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहले सोडियम क्लोराइड सल्फेट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम्स में, जिसकी HLB वैल्यू है 40, ये आपको याद रखनी चाहिए। देन जो ट्विन है, ट्विन का मैंने आपको बताया था कि दे आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर, क्यों, क्योंकि ये होते हैं पॉलीऑक्सीथाइलिन सॉर्बिटेंस, ठीक है, तो ये जो है ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं, और जो ट्विन हैं वो भी 4 तरीके के होते हैं, लप्सो यानी कि लॉराइक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड एंड ओलिएट एसिड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू देयर 20, 40, 60 एंड 80 इसकी जो HLB वैल्यूज हैं वो थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती हैं। जैसे ट्विन 20 की बात करें तो पॉलीऑक्सीथाइलिन सॉर्बिटेन मोनोओरिएट ट्विन 20 हैव द HLB वैल्यू 16.7, ठीक है। सोडियम ओलिएट की बात करें तो 18.6, ये तो सारा ये हो गया। वाइल अगर मैं आपको ये बताऊं कि स्पान क्या है, तो स्पान बेसिकली है सॉर्बिटेन एस्टर्स, वाइल दिस इज पॉलीऑक्सीथाइलिन एस्टर्स। तो जो स्पान्स होते हैं वो मैंने आपको बताया था कि लिपोफिलिक प्रॉपर्टी के होते हैं, और स्पान्स भी 4 तरीके के होते हैं अकॉर्डिंग टू LPSO, अकॉर्डिंग टू देयर सॉल्ट, लॉराइक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड एंड ओलिएट्स। तो फॉर स्पान 20 द HLB वैल्यू इज 8.6, ठीक है, while glyceryl monoacetate has the HLB value of 3.8। तो जो इम्पोर्टेंट है जैसे कि SLS हो गया, ट्विन हो गया, स्पान हो गया, इसकी HLB वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि जिलेटिन हो गया, जिलेटिन में भी 2 तरीके के होते हैं, फार्माजेल B एंड फार्माजेल A, दोनों की HLB वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो आज स्टूडेंट्स अपन इतना ही पढ़ेंगे, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। Thank you. I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon. Thank you.